respected Mukulji Kanetkar. He'll be speaking on research in national education policy. आदरणीय डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, जिनके परिश्रम और अनथक प्रयास के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप सरकार के पाले में जा चुका है, घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा है। हम गत कई वर्षों से डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के परिश्रम को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी देख चुके हैं, अन्य क्षेत्रों में भी देख चुके हैं। गत 2 वर्षों से मुझे सौभाग्य मिला कि बहुत करीब से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को बनाने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया उसको कई बार बेंगलोर जाने के कारण और करीब से देखने का अवसर मिला। इसलिए आज आपकी उपस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पे कुछ बोलने का अवसर मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। श्रीनिवास वरखेड़ी जी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ के कुलगुरु है, तो गुरुकुल शिक्षा से निकलने वाला छात्र कहाँ तक पहुँच सकता है, इसका उत्तर तो उन्होंने अपने कर्तृत्व से दिया ही है कि बिना मैकॉले को छुए इस देश में वाइस चांसलर बना जा सकता है। ये बात प्रतिष्ठित करती है गुरुकुल शिक्षा को। यहाँ मंच पर उपस्थित इस शैक्षिक नेतृत्व की संस्था के प्रमुख रहे हुए ब्रह्म भट्ट जी और यहाँ जनरल सेक्रेटरी साहब जो यहाँ उपस्थित हैं, अन्य सम्मुख उपस्थित माननीय अनिरुद्ध देशपांडे जी उपस्थित है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, और बाकी सारे प्राचार्य वृंद जो पूरे देश भर में से आए। मुझे बताया गया 22 राज्यों से लोग यहाँ पर है, तो मैंने कहा छोटा भारत मेरे सामने है, छोटे भारत के साथ ये चर्चा करने का अवसर मिला है। यहाँ पर वरखेड़ी जी ने बात छोड़ी, वहीं पर मैं बात शुरू करता हूँ। यहाँ मुझे सरस्वती दिखी नहीं। वैसे सरस्वती विद्या की देवी क्यों है? जब 2013 में विश्व के सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश ने सरस्वती की मूर्ति अमेरिका को गिफ्ट की, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी 35 करोड़ मुस्लिम जिस देश में रहते हैं, उस देश का नाम इंडोनेशिया है, जिसकी मातृभाषा का नाम भाषा है, संस्कृत से बनी हुई है, जिसकी करेंसी का नाम रुपया है, प पे 2 मात्रा, जिसके एयरवेज का नाम गरुड़ा एयरवेज है, जिसका राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। उस इंडोनेशिया ने 2013 में अमेरिका को सरस्वती की मूर्ति गिफ्ट दी। 16 फीट ऊंची संगमरमर की सफ़ेद बहुत सुंदर मूर्ति है। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के घर से 2.5 किलोमीटर दूर लगी हुई है। आप उसका चित्र कभी देखेंगे, आपको आनंद आएगा। जकार्ता यूनिवर्सिटी का इस्लाम की उपासना करने वाला वाइस चांसलर रोज अपने ऑफिस में बैठने से पहले उसी सरस्वती की जो ओरिजिनल प्रतिकृति वहाँ पर है उस पर पुष्पांजलि करके अपने ऑफिस में बैठता है, इंडोनेशिया में। और इसलिए प्रिंसिपल्स के कार्यक्रम में सरस्वती नहीं दिखी तो खटका। और जब इन्होंने क्लासरूम की बात की तो सरस्वती की याद मुझे इसलिए आई क्योंकि सरस्वती रस की देवी है। सरस्वती रस के साथ है, इसलिए सरस है, और रसवान रसती वाले वती भी है। तो रिजल्ट और प्रोसेस दोनों में, परिणाम और प्रक्रिया दोनों में रस होता है तो सरस्वती की उपासना होती है। और जहाँ रस नहीं है वहाँ सरस्वती नहीं है, और जहाँ सरस्वती नहीं है वहाँ छात्र पहुँचता नहीं। इसलिए विद्यालय में छात्रों को भेजना माँ के लिए सबसे कठिन काम है। यहाँ माताएं बैठी है, छोटे बच्चे को उठा करके और सजा धजा करके विद्यालय में भेजना, धक्का देना पड़ता है, वो जाना नहीं चाहता। जदु कृष्णमूर्ति कहा करते थे 2 ही जगह पर आदमी जाना नहीं चाहता, एक जेल में और दूसरा स्कूल में। और जब विद्यालय छूटता है तब घंटी बजने पर जो बच्चे भागते हैं तब लगता है बात सही है उनकी, जेल से छूटे जैसे भागते हैं। कॉलेज की स्थिति दूसरी है। आप तो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। कॉलेज में बच्चे पहुंचते हैं। सर, प्रॉब्लम कॉलेज में पहुंचने की नहीं है, कॉलेज में बच्चे पहुंचते हैं, क्लासरूम में नहीं पहुंचते। क्योंकि रस बाहर आ रहा है। रस कैंपस में है, क्लास में नहीं है। जहां रस होगा वहां युवा होगा। इसलिए आपकी पैडागॉजी में, आपकी शिक्षण विधि में, आपकी शिक्षण प्रक्रिया में रस नहीं होगा तो सरस्वती की उपासना नहीं होगी। और सरस्वती की उपासना नहीं होगी तो चाहे जितने सीसीटीवी लगा दो, चाहे जितना बायोमेट्रिक लगा लो, ना स्टूडेंट आएंगे ना टीचर आएंगे। बायोमेट्रिक का टीचर क्या करते हैं, प्रिंसिपल होने के नाते आपको पता है मशीन कितनी जल्दी बिगाड़ी जाती है।
मतलब यूजीसी कहती है कम से कम नेट होना चाहिए, आजकल तो कम से कम पीएचडी होना चाहिए लेक्चरर बनने के लिए, और बाद में हम कहते हैं कि अंगूठा छाप बन जाओ, बिना अंगूठा लगाए मत घुसो। तो पीएचडी को अंगूठा छाप बनाने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं, आप तो जानते हैं, आप तो प्रिंसिपल लोग हैं। जब उनको आनंद आएगा, और आनंद कहाँ आएगा, वरखेड़ी जी ने बताया, आनंद तब आएगा जब डॉक्टर राधाकृष्णन जो इस देश के राष्ट्रपति बनने के बाद कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्रपति बना, ये शिक्षक के लिए सम्मान का विषय नहीं, ये तो राष्ट्रपति पद के लिए सम्मान का विषय है कि एक शिक्षक राष्ट्रपति बना। वो राधाकृष्णन जी कहते हैं कि आपकी कक्षा में यदि 36 बच्चे हैं, 36 स्टूडेंट है, 36 स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम, देन यू आर द 37th स्टूडेंट, तो आप 37वें विद्यार्थी है। सहना भवतु वेद मंत्र कहता है, हम साथ साथ आगे बढ़े गुरु और शिष्य। It's a process of learning. In fact, teaching is not possible. Teaching is impossible. Only learning is possible. और इसलिए the process of learning begins and ends with research. Research is the only pedagogy of knowledge creation. जो आपने शब्द प्रयोग किया, ज्ञान की यदि संस्तुति होनी है या ज्ञान का यदि सृजन होना है, यदि हमारी कक्षा ज्ञान निर्मिति का स्थान बननी है, तो वहां रिसर्च होना चाहिए। इसलिए रिसर्च हैज टू बी द मेन थीम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन, रिसर्च शुड नॉट बिगिन इन द हायर एजुकेशन, रिसर्च शुड बिगिन इन द स्कूल एजुकेशन। इट शुड बी रिसर्च। मैं पूछता हूं, स्कूल के टीचर को पूछता हूं, इंग्लिश मीडियम में आजकल अपन अपने सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं पूछता हूं वहां को, ए फॉर एप्पल क्यों होता है? वाई ए फॉर एप्पल? सारी दुनिया में ए फॉर एप्पल क्यों होता है? हिमाचल प्रदेश में ठीक है, वहां एप्पल होता है तो ए फॉर एप्पल करो, गुजरात में क्या मतलब है? नागपुर में तो ऑरेंज की सिटी है ना, ए फॉर एप्पल क्यों होता है? आपको फल ही सिखाना है तो ए फॉर एप्रिकॉट सिखाओ ना, बहुत अच्छा फल है, ज्यादा पौष्टिक भी है एप्पल से, क्यों नहीं? Why not multiple ways of teaching A? हम बच्चे को क्यों नहीं सोचे कि तू ए से कितने शब्द बनते हैं वो सोच, क्यों उसको रट्टा पढ़ा रहे ए फॉर एप्पल? Why this pedagogy? Because we are not thinking about research. मैंने हमारे व्याकरण, काशी के व्याकरण शास्त्रियों को काम दिया, पाणिनीय अंग्रेजी की सिखाने की विधि तैयार कीजिए। पाणिनि के आधार पर अंग्रेजी सिखा कर रहे हैं, हमारे गुरुकुल के आचार्य तैयार कर रहे हैं, अंग्रेजी को भी ठीक कर देंगे हम। भारत में आइए ना तो यहाँ उसका भी उद्धार कर देंगे, अंग्रेजी को भी शुद्ध कर देंगे। इसलिए पाणिनि अंग्रेजी सिखाने। मेरे को एक टीचर ने पूछा आप कैसे सिखाओगे? मैंने कहा मैं एबीसीडी सिखाऊंगा ही नहीं, मैं एबीसीडी इस क्रम से नहीं सिखाऊंगा, मैं किसी भी दिन क्लास में खड़ा होकर के कोई भी एक अक्षर निकाल दूंगा। मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक अक्षर निकाल दिया या व्हाइट बोर्ड पे, और बच्चों को कहूंगा इमेजिन ये क्या है। This is research, this is liberal education. Because liberal education cannot be without research. Unless you liberate the mind, unless you do not bind it with limited options, let infinity be the option. अनंत संभावनाओं के विकल्प बच्चों के सामने रखने पड़ेंगे। मैंने आकार बना दिया, I ask the students to imagine क्या दिख रहा है। कोई बच्चा कहेगा सड़क दिख रही है, कोई बच्चा कहेगा सांप दिख रहा है, कोई बच्चा कह रहा है रस्सी दिख रही है, कोई बच्चा कहेगा कि और कुछ हमारे घर में एक बेल है वो ऐसी है। लेट देम इमेजिन, और उनकी इमेजिनेशन पूरी होने के बाद मैं कहूँगा अब इसको देखो टकटकी लगा करके, इस आकार को उन्होंने टकटकी लगा करके देखा, मैं कहूँगा अब आंखें बंद करो, आंखें बंद करके इस पर त्राटक करो, आंखें बंद करके दिख रहा है क्या आकार? आंखें बंद करके आकार नहीं दिखता है तो फिर आंखें खोलो, टकटकी लगाओ, तब तक देखो जब तक वो आकार अंदर नहीं दिखने लगे। This is the way of internalizing. This is the yoga pedagogy. This is the yogic way of understanding the shapes. आकृति को ग्रहण करने का यही तरीका है। और जब वो उसका आकार उसने ग्रहण कर लिया, मैं उसको कहूंगा आप अंदर में आंखें बंद करके उसको बनाओ। मैंने यदि व्हाइट बोर्ड में नीले स्केच पेन से लिखा है तो उसको नीला दिख रहा होगा, मैं कहूंगा उसको लाल कर, मैं कहूंगा उसको हरा कर, मैं कहूंगा उसको केसरिया कर, मैं कहूंगा उसको पीला कर। वो बच्चा अंदर में उसके साथ खेलेगा, वो आकार उसको इंटरनलाइज हो जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। फिर मैं उसको आंखें खोलने के बाद कहूंगा इसको अंग्रेजी में एस कहते हैं। मैंने उसको ये नहीं बताया एस फॉर क्या होता है, मैं उसको कहूंगा कल घर से विद्यालय आते समय
रास्ते में लगने वाले बोर्ड पर कितनी बार ये आकार दिखता है वो गिन करके आना, उसको एस से शुरू आने वाले कम से कम 50 शब्द उस दिन पता चल जाएंगे। दिस इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज रिसर्च पैडागॉजी ऑफ लर्निंग। और जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए एस उसका अंतर्यामी हो जाएगा। परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, रटना नहीं पड़ेगा, रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, होमवर्क नहीं करना पड़ा। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ टीचिंग। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल थ्रू रिवीजन। माताएं बैठी है, बड़ा माताएं मुझ पे गुस्सा होती है, मैं बच्चों को कहता अरे मत कर रिवीजन। रिवीजन तो मूर्ख लोग करते हैं, जिनको समझ में नहीं आता उनको रिवीजन करनी पड़ती है, और वो 10 बार रिवीजन करके भी नहीं समझ पाता। और एक बार जिसको समझ में आ जाए वो रिवीजन क्यों करे? और समझ में कैसे आएगा? जब वो उस ज्ञान की अनुभूति करेगा। हमारे यहाँ अनुभूति को ही ज्ञान कहा गया, अनुभव नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं है। और आपने और मैंने ऐसे ही पढ़ा है। हम में से प्रत्येक को ज्ञान केवल अनुभूति से हुआ है। आपको भी याद होगा, मैं अपनी घटना बताऊंगा तो आपको भी याद आएगी। यहाँ बरडी पे पटवर्धन हाई स्कूल है, उस पटवर्धन हाई स्कूल में 5वीं 6ठी में पढ़ा मैं, 7वीं में हड़स हाई स्कूल में गया। पटवर्धन हाई स्कूल में 6ठी में मेरे को विज्ञान सिखाते थे बोक्शे सर। इतने साल बाद, 40 साल बाद उनका नाम याद है, यानी कितने अच्छे शिक्षक होंगे। अच्छे शिक्षकों के नाम याद रहते हैं। आपने से सबने सीखा गुरुत्वाकर्षण का नियम, मैंने बोक्शे सर से सीखा। वही कहानी आपने सिखाई भी है, वही कहानी आपने सीखी भी है कि न्यूटन बैठा है, ऊपर से फल गिरा नीचे, सेव एप्पल गिरा नीचे। एप्पल से मेरे को कोई दुश्मनी, मेरे को बहुत पसंद है। वो गिरा नीचे। अब इंटरेस्टिंग टीचर होता है, रसमय सरस्वती का उपासक शिक्षक होता है तो एप्पल सिर पे गिरता है, और बोरिंग टीचर होता है तो सामने गिरता है। आप कहोगे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, उस 6ठी कक्षा के बालक को बहुत फर्क पड़ता है। सिर पे फल गिरने का जो आनंद है उस बच्चे के लिए, ये जिस शिक्षक को पता है दैट ही इज क्रिएटिंग अ विजुअल विच इज मोर इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट, ये जो शिक्षक को पता है उसके कक्षा में रस है, उसकी कक्षा खाली नहीं रह सकती। वो सरस्वती का उपासक है। ये मैंने सुनी कथा, आपने भी सुनी, बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम भी समझा दिया। लेकिन मुझे आज भी याद है इतने साल बाद कि मैंने इस बात को इसलिए नहीं माना कि वस्तु नीचे आती है क्योंकि न्यूटन ने कहा था, मैंने इसलिए भी नहीं माना क्योंकि बोक्शे सर ने कहा। मुझे आज भी याद है, मेरे हाथ में वो पेंसिल का इरेजर रबड़ था, मैंने रबड़ को ऊपर फेंका, कैच किया और अपने मन ही मन कहा हाँ यार न्यूटन सही बोलता है। ये जो हाँ यार न्यूटन सही बोलता है, दैट इज नॉलेज। माई एक्सपीरियंस गेव मी द नॉलेज ऑफ ग्रेविटी, नॉट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। दिस एक्सपीरियंशियल नॉलेज कैन कम ओनली थ्रू रिसर्च। हेंस रिसर्च शुड बी द पेडागॉजी, शुड बी द बेसिक पेडागॉजी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रिसर्च को बहुत बड़ा महत्व दिया है। एक पूरा अलग से विधान उसके लिए खास करके हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में हम सब लोगों ने पढ़ी। मोस्ट प्रोबेबली फाइनल ड्राफ्ट में भी बचा ही होगा, क्योंकि सरकार की नीयत है। एजुकेशन पॉलिसी नहीं डिक्लेयर हुई है अभी तक, वो तो इनका बना हुआ ड्राफ्ट अभी सरकार को डिक्लेयर करना बाकी है। लेकिन पिछले साल के ही बजट में, साल भर पहले, पिछली फरवरी में, 2019 की फरवरी में बजट में एनआरएफ के लिए 200 करोड़ का प्रावधान सरकार ने कर दिया था। इसका मतलब सरकार की मंशा क्लियर है कि एनआरएफ शुरू करना है। उसका डीपीआर बन गया, उसकी तैयारी हो गई, उसके लिए एक्सपर्ट्स कमेटी बनी और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खड़ा हो गया। व्हाट इज दिस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? रिसर्च के पैराडिम को, रिसर्च के पूरे दृष्टि को बदलने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन काम करेगा। भारतीय शिक्षण मंडल ने 2012-13 से इस विषय पर काम करना शुरू किया। हमने रिसर्च स्कॉलर्स के और रिसर्च गाइड्स के और वर्कशॉप्स लेने शुरू किए। उसके अंदर पर्पस ऑफ रिसर्च, कंटेंट ऑफ रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, तीनों के काम करना शुरू किया कि पर्पस का उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए रिसर्च का, नंबर 1। नंबर 2, उस रिसर्च के टॉपिक्स क्या होने चाहिए, एरिया ऑफ रिसर्च कैसे चुनना चाहिए, व्हाट शुड बी द मेथड विथ विच वी शुड डिसाइड कि इस पर रिसर्च करना आवश्यक है, और तीसरा उसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। तीनों में बंधे रह करके नहीं चलेगा। आज हम बंधे हुए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही मैं जब हिगिन बोसॉन के बारे में पढ़ रहा था, वो इतना बड़ा सर्न में उन्होंने पार्टिकल को ढूंढने के लिए इतनी बड़ी मशीन बनाई और सब किया। मैं जब उसके बारे में उसको फॉलो कर रहा था बहुत वर्षों से,
ये गॉड पार्टिकल जिसको कहते क्या होता है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड इन यूरोप more than 1600 PhDs have been awarded for not finding Higgs boson. For not finding Higgs boson. मैंने इस प्रक्रिया से ट्राई किया, हिगिन बोसॉन नहीं मिला, पीएचडी मिल गई। भारत में नहीं मिलेगी, नल हाइपोथेसिस पे पीएचडी नहीं मिलेगी। आपको रिसर्च का हाइपोथेसिस देने के बाद आपने अपना साइनॉप्सिस सबमिट कर दिया, रिसर्च टाइटल की आरडीसी हो गई, रजिस्टर हो गया, उसके बाद में आप बदल नहीं सकते रिसर्च टॉपिक को। कुछ आईआईटी, आईआईएससी, आईएसआर जैसे संस्थानों को छोड़ करके स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं रख सकते। नागपुर यूनिवर्सिटी में 3 हाईकोर्ट में केस है, द साइनॉप्सिस के टॉपिक में और फाइनल टॉपिक में ऑफ का फॉर करना था, प्रपोजिशन नहीं बदल सकते। यदि आपने ऑफ लिखा है तो ऑफ ही। अरे पर मेरे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला ऑफ नहीं है, फॉर है। वो कुछ नहीं, तुम डाटा एडजस्ट करो, डाटा फर्च करो, डाटा मर्ज करो, कुछ करो, जुगाड़ करो। दिस इज पीएचडी, दिस इज हैपनिंग। हम 2012 से इस पे काम कर रहे थे। हमने शिक्षण मंडल में एक तय कर लिया है, शिकायत नहीं करनी। जैसे वरखेड़ी सर ने कहा ना, सरकार का इंतजार नहीं करना कब पॉलिसी बदलेंगे। हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, तो हमने उसको लेकर के काम शुरू किया। हमने कहा पर्पस बदलना पड़ेगा, पर्पस बदलेगा तो सब बदल जाएगा। रिसर्च करने वाले के मन में उद्देश्य परिवर्तित हो जाएगा। इफ द पर्पस बिकम्स नोबल, टॉपिक विल बिकम नोबल, मेथोडोलॉजी विल बिकम सिंसियर एंड देयर विल बी जेन्युइन रिसर्च। और इसके लिए हमने पर्पस पे काम शुरू किया और उस सारे मूवमेंट को नाम दिया रिसर्च फॉर रिसर्जेंस। न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बोलते बोलते मैं हमारी वकालत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रिसर्च फॉर रिसर्जेंस को एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्वरूप 2016 में यहाँ VNIT में नागपुर में ही मिला और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के रूप में स्थापना हुई। और उसके रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के जो 5 ऑब्जेक्टिव है वो NRF में वैसे के वैसे आए हैं। इसलिए वी आर वेरी हैप्पी। जिस काम को हम कर रहे थे अपने स्तर पर, अनेक यूनिवर्सिटीज, आज 75 यूनिवर्सिटीज के साथ 75 यूनिवर्सिटीज हैव गॉट MOU विद RFRF, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन। उनके साथ मिलकर के जो हम काम कर रहे थे, सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया। नंबर 1 पर्पस ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज रिसर्च को भारत केंद्रित करना। हमारा रिसर्च हमारे देश की समस्याओं को सुलझाने वाला होना चाहिए। इट शुड बी सोशली ओरिएंटेड। कम से कम इंडस्ट्री को तो कुछ दो। इंडस्ट्री की समस्या है तो इंडस्ट्री आपके पास आनी चाहिए। मेरी ये समस्या है, आपके कॉलेज में उसका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है, कैन यू सॉल्व दैट विथ योर रिसर्च? दिस इज व्हाट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूरोप, अमेरिका में यही होता है। नासा अपनी प्रॉब्लम लेकर के यूनिवर्सिटी के पास जाती है। हमारे यहाँ इसरो कितनी प्रॉब्लम लेकर के यूनिवर्सिटी के पास जाती है? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। एकेडमिक रिसर्च पर कोई ट्रस्ट नहीं करता कि ये ईमानदारी से होगा, अच्छे से होगा, जेन्युइनली होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। दिस हैज टू चेंज एंड दैट इज व्हाट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एम्स एट। एकेडमिक रिसर्च में इतना बड़ा रिसोर्स पुल है, इतनी बड़ी विद्वत्ता लगी हुई है, इतना समय आप लोग लगाते हो एक एक पीएचडी के लिए, 4-4 साल 5-5 साल गाइड लगाता है, स्टूडेंट लगा रहता है, और उसका प्रतिफल जो निकलता है वो केवल एक डिग्री में नहीं होना चाहिए। मैं वर्कशॉप में पीएचडी सुपरवाइजर की वर्कशॉप में उनको कई बार प्रश्न पूछता हूँ, हाथ ऊपर नहीं करवाता। आई एम रियली अगेंस्ट दैट। हाथ क्लासरूम में भी टीचर को हाथ नहीं ऊपर करवाने चाहिए, उससे बड़ा इंसल्टिंग कुछ नहीं होता है। ऊपर करवाने में भी और नहीं करने वाले भी, जो 1 हाथ 2 नहीं करते उनके लिए भी, और कुछ गलत बात पे हाथ ऊपर करवाते तब भी। इसलिए मैं हाथ नहीं ऊपर करवाता, लेकिन आत्म मंथन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए प्रश्न पूछता हूँ पीएचडी सुपरवाइजर्स को, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड योर ओन पीएचडी थेसिस अगेन आफ्टर सबमिटिंग? सबमिट करने के बाद खुद ने कितनी बार पढ़ा? लोगों ने पढ़ना चाहिए, साइट होना चाहिए, ये मान्यता है, लेकिन हमको यदि उसके अंदर लेट अस पुट इन द होल पैशन इन रिसर्च। एनआरएफ ये करना चाहता है। एनआरएफ सारे देश के रिसर्च एरियाज को तैयार करना चाहते हैं कि इस पर काम करना आवश्यक है आज इन एरियाज में। और केवल साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी में फिर भी टारगेटेड होता है, ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स में, मैनेजमेंट में क्या रिसर्च हम कर रहे हैं, जो रिसर्च समाज के क्या काम आएगा, जो इंडस्ट्री के क्या काम आएगा। लिंग्विस्टिक्स में
मैंने पाणिनीय अंग्रेजी की बात मजाक में नहीं कही थी. दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी डन. फोनेटिक्स पे, सिमेंटिक्स पे जितना काम पाणिनि ने किया है उतना काम विश्व में किसी ने नहीं किया. और इसलिए कंप्यूटिंग की लैंग्वेज संस्कृत बन सकी. संस्कृत वालों को कंप्यूटिंग सीखने में समय नहीं लगा, बिकॉज दैट लॉजिकल सिमेंटिक्स ऑफ लैंग्वेज इज ऑलरेडी देयर. उन्होंने व्याकरण से वो सीख लिया था, उनको शब्दावली पता नहीं थी. नई शब्दावली पता चलती, अरे यार ये तो हमको पता है, ये तो पाणिनि ने बता रखा है. दैट इज व्हाट इज न्याय शास्त्र. न्याय शास्त्र के तर्क संग्रह को यदि आप अध्ययन कर लेंगे तो विश्व के किसी भी विषय का विश्लेषण और संश्लेषण, बोथ, नॉट जस्ट एनालिसिस बट इवन सिंथेसिस इज पॉसिबल इफ यू आर इमर्ज्ड इन न्याय शास्त्र. न्याय शास्त्र के प्रमाण की पद्धतियां यदि आपने सीखी है, उसके 16 पदार्थों पर आपने काम भी किया, व्हाई शुडंट इट बिकम अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स इन आवर यूनिवर्सिटी? किसने रोका है? विद्वान है ना हमारे पास. न्याय शास्त्र एक दो नहीं, इस देश में 10,000 से ज्यादा गुरुकुल आज भी चल रहे हैं. जब हमने उनको इकट्ठा करना शुरू किया हमको यह आश्चर्य हुआ. एंड अ लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन. हम उसका उपयोग नहीं कर रहे. हमारे यहां पर उसका ट्रेजर है. इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में इस भारतीय ज्ञान परंपरा के एकत्रीकरण, उसके साइंटिफिक वैलिडेशन, उसके डॉक्यूमेंटेशन पर भी काम किया जाएगा. दिस इज वन ऑफ द मेजर टास्क एनआरएफ इज गोइंग टू डू. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करने वाला है. लिबरल एजुकेशन के बारे में एक वाक्य बता देता हूं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है. यह लिबरल शब्द पे बहुत लोगों को आक्षेप था, हमारे जैसे लोगों को भी आक्षेप था, क्योंकि लिबरल शब्द का बड़ा गलत अर्थ हो रहा है. आज लिबरल शब्द सारी अराजकता का प्रतीक हो गया. नियम नहीं मानना, मैं कागज नहीं दिखाऊंगा इज लिबरल. तो ऐसी स्थिति होने के कारण लिबरल एजुकेशन शब्द पे बड़ा दिक्कत थी कि ये लिबरल शब्द का अर्थ क्या है. लेकिन जैसा साविद्या या विमुक्ति को लेकर के वरखेड़ी जी ने समझाया, वो बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिबरल एजुकेशन को लेकर के कही गई है. जीवन के लिए उपयोगी जो शिक्षा है, जो प्रत्येक विद्यार्थी को इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फैकल्टी आनी ही चाहिए. चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे वकील बने, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, चाहे कलाकार बने, चाहे लेखक बने, चाहे अकाउंटेंट बने, किसी भी विधा में जीवन में जाए, ये 10 बातें उसको आनी चाहिए. अपने संविधान की जानकारी होनी चाहिए, नागरिकता के कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए, उसको भारत का इतिहास पता होना चाहिए, भारत के गौरव बिंदु होना चाहिए, भारत की जियो पॉलिटिकल कल्चरल रियलिटीज के बारे में पता होना चाहिए. ऐसी 10-12 बातें, कुछ वैल्यूज है, 11 वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है. हमारे संविधान के 11 तत्व है, मूल तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उसको डॉक्यूमेंट किया गया है संविधान के निर्माताओं ने. क्या वो बच्चों के अंदर नहीं आने चाहिए? वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे कुछ भी बने. इसलिए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि चाहे जो आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या नॉर्मल कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हो, 50% आपका सिलेबस लिबरल एजुकेशन का होगा, जो कॉमन होगा, जो फाउंडेशन का होगा, जो बेसिक होगा, जो प्रत्येक छात्र का पढ़ना आवश्यक है. और इट बिगिंस फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, पहले से शुरू होता है. और वहाँ से उसको ये चॉइस दिया जाता है कि वो इसको चूज करे और अपने जीवन में इन बातों को सीखे. इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस प्रारूप को पढ़ना चाहिए. पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से समिति बनी थी. जब 2015 में 17 जनवरी को स्मृति ईरानी जी के घर पे घोषणा हुई 33 मुद्दों की कि इसके ऊपर आप फीडबैक दीजिए, और उस फीडबैक के ऊपर जो पॉलिसी बनेगी उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम दिया था. बाद में हम लोगों ने, जब जावड़ेकर जी मंत्री बने, तब पहले कार्यक्रम भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यक्रम में आए थे. मंच पे भाषण देते समय मैंने वहाँ पर कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर दीजिए. न्यू से तो क्या, न्यू तो हर 10 साल बाद आती है. आप करोगे तब तक 5 साल चलेंगे और 10 साल बाद ये पुरानी हो जाएगी, दूसरी नई हो जाएगी. न्यू से क्या फ़र्क पड़ता है? और मैंने उस भाषण में कहा था आपके आईएएस अधिकारियों को भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो एब्रीविएशन से काम है. तो न्यू का भी एनईपी होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एनईपी होगा, तो उनकी फाइलें बदलेगी नहीं, इसलिए वो मना नहीं करेंगे. इसलिए जब कस्तूरी रंगन जी की समिति की घोषणा हुई तो उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखा था, हमको बड़ी खुशी हुई. ये सही अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, केवल नाम के लिए राष्ट्रीय नहीं है. ये वास्तविक अर्थ में आधुनिक भारत के लिए बनी हुई शिक्षा नीति है. अभी अंदर में बैठे थे मंच के पीछे, तब कस्तूरी रंगन जी ने शब्द प्रयोग किया, एजुकेशन पॉलिसी फॉर 21st सेंचुरी.
21वीं शताब्दी के भारत की वास्तविकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाली शिक्षा नीति का प्रारूप देने के लिए हम सबको और कस्तूरी रंगन जी को धन्यवाद देने चाहिए। किसी ने उनको कहा, वो बताएंगे यहाँ पर, किसी ने उनको कहा कि आपने इतनी मेहनत की 2 वर्ष तक, कहाँ देश के कोने कोने में जाकर के लोगों से मिले, तो व्हाट पेन्स यू हैव टेकन, कितना आपने कष्ट सहन किया है उसको सबके सामने बताइए। और मैंने वहाँ पर भी बैठे हुए कहा था दिस इज़ द कोट ऑफ द डे, इसलिए उनके बताने से पहले मैं कोट कर रहा हूँ कस्तूरी रंगन जी को। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट पेन, इट इज़ माई प्लेजर। मुझे ये काम करते समय आनंद आया। सर मैंने सरस्वती से शुरू की थी, आपके आनंद से समाप्त करता हूँ। जिस शिक्षा से निकलने वाले प्रत्येक स्नातक को कर्म में, कार्य में, कर्तव्य में आनंद आएगा, रस आएगा, वो सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा होगी। ऐसी शिक्षा नीति को कस्तूरी रंगन जी ने तो दे दिया है, तालियां जरा जोर से बजाइए, लेकिन एक बात को सुन करके बजाइए, शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बन जाने से काम नहीं होगा। दहेज एक्ट पारित होकर के 34 साल हो गए। एंटी डाउरी एक्ट इस देश में 34 साल से लीगली है और उसकी केसेस भी है। डाउरी के लिए ससुर जी और पति को जेल में डालने के केसेस भी आप भी जानते होंगे। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट जज को कहना पड़ा है 80% ऑफ दिस केसेस आर फ्रॉड। सच नहीं होती है, केवल ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए दहेज एक्ट का उपयोग होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि दहेज एक्ट बन जाने से दहेज समाप्त नहीं हो जाएगा। सरकार के कानून बना देने से काम नहीं होता। काका कालेलकर कहते थे सरकारी काम असरकारी नहीं होता, वो सरकारी है, असरकारी कैसे होगा? ये शिक्षा नीति भी सरकारी ही रह जाएगी यदि हम उसको अपने हृदय से स्वीकार करते हुए लागू नहीं करेंगे। द ओनस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन द एकेडमिक लीडर्स लाइक वी ऑल। हमारे ऊपर उसके लागू करने की जिम्मेवारी है। इसलिए आपका परिश्रम जो आपने आनंद के साथ किया, उस परिश्रम को हम सब लोग आनंद के साथ आगे बढ़ाएंगे। ऐसा आश्वासन देने के लिए ताली बजाइए ताकि शिक्षा नीति राष्ट्र में लागू हो सके।